मंडळी, आपल्या सगळ्यांना सस्नेह जय महाराष्ट्र. खूप दिवसांच्या गॅपनंतर आपल्या सगळ्यांशी भेटते बोलतीये. माझ्या यूट्यूब चॅनलवरून तसा बऱ्याच गॅपनंतर माझं बोलणं होते. तशी मी वेगवेगळ्या माध्यमातून आपल्याशी सातत्याने बोलत राहते. पण माझ्या चॅनलवरून मात्र मी आजच आपल्याशी बोलत आहे आणि त्याचं कारणही तसं आहे. अपन बऱ्याच दिवसांपासून, हालांकि मुझे थोड़ा सा हिंदी में भी बात करना पड़ेगा क्योंकि आज मेरे साथ जो शख्सियत है वह हिंदी भाषिक है और वह मराठी इतना नहीं जानती है, इसलिए मुझे उनके लिए भी हिंदी में बात करनी पड़ेगी. और आशा करती हूँ कि महाराष्ट्र के सारे लोग और समूचे भारत के लोग भी बखूबी इसे समझ पाएंगे. अगर आप मोदी जी की हिंदी समझते हैं तो आपकी बहन, आपकी बेटी की हिंदी तो आप बखूबी समझेंगे. किस्सा यूँ है कि बहुत दिनों से ट्विटर पर रिंकी बक्सला यह नाम चला आ रहा है. हु इज़ रिंकी बक्सला, क्या इंटेंशन है रिंकी बक्सला के, और रिंकी बक्सला को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा था, इन सारी चीज़ों पर हमने बहुत बार शायद कहीं कहीं से सुना हुआ है. इसके पहले भी आई थिंक एनसीपी लीडर रूपाली ठोंबरे जी थी जिन्होंने रिंकी बक्सला से ऑनलाइन बात करने की कोशिश की थी और तब भी रिंकी बक्सला ने उन पर जो कुछ बीती है उसके बारे में अपनी बात विस्तार से रखी हुई थी. आज फिर एक बार उसी मुद्दे को लेकर बात करनी है, किंतु आज हमारे साथ है रिंकी बक्सला जो आप सबसे कुछ बात करना चाहती है. और मैं रिंकी बक्सला को विनती करूंगी कि वो आप सबसे बात करे, आपसे सबसे रूबरू हो. पहले तो हम ज़रा जानेंगे कि ये रिंकी बक्सला असल में है कौन, कहाँ से है और ये क्या काम करती है, बाय प्रोफेशन या कौन है. रिंकी जी ज़रा बताएंगी कि आप कौन है, क्या करती है, क्या नहीं. मैम, मैं दिल्ली से हूँ और मैं बाय प्रोफेशन फैशन डिज़ाइनिंग से जुड़ी हुई हूँ और मेरी टेक्सटाइल की छोटी सी कंपनी है दुबई में जो मैं 2014 में स्टैब्लिश की थी. और ये मेरा बैकग्राउंड है. मेरे पेरेंट्स सब दिल्ली में ही रहते हैं. ओके. रिंकी, आपने महाराष्ट्र के जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राहुल शिवाले पर कई आरोप लगाए हैं. ये आरोप है या असलियत है, क्या है, लोग तो नहीं जानते हैं. और ये क्या है, असल चीज़ क्या है? मैम, आरोप नहीं है, सत्य है, सच है. जो मेरे ऊपर हुआ, जो मेरे ऊपर उसने मेरा फिजिकली और मेंटली मुझे शोषण किया, टॉर्चर किया, जो भी चीज़ मेरे ऊपर लाइफ में, रियल लाइफ में बीती, ये वही मैंने एज अ कंप्लेन आगे अपनी वॉइस रेज की है. जिसके बाद भी आज 28 अप्रैल 2022 से आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई. आपकी पहली जान पहचान कहाँ हुई है? मैम, मेरी पहली जान पहचान इससे फर्स्ट टाइम दिल्ली में इसके एमपी हाउस में जो ऑफिस होता है वहाँ हुई थी. अच्छा जी मैम. और उसके बाद? मैम, उसके बाद बस कुछ चीज़ें ऐसी शुरू हुई क्योंकि उसके शुरू से उसके दिमाग में कुछ था, हैवानियत, जानवर जो लड़कियों को लेके उसके दिमाग में रहती है शायद, जो उसने मेरे साथ किया किसी शैतान और जानवर से कम नहीं किया. जो टॉर्चर किया, फिजिकली असॉल्ट किया मुझे. हाँ, हमारी शुरुआत हुई, उसने मुझे पूरी तरह ट्रैप किया. मतलब कि हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद भी कि वो मतलब इतना फ्री मेरे लिए, इतना केयर कर रहा है. उसकी बीवी का उसे डिवोर्स तो शादीशुदा है. एक शादीशुदा मर्द से आपने पहचान ही क्यों बढ़ाई? नहीं, क्यों नहीं? मैं तो सिंगल हूँ, मेरी इतनी एज भी नहीं है, ठीक है. मेरे आगे पूरा करियर, पूरा लाइफ था. पर जब एक आदमी आपसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आके बोलता है कि उसका डिवोर्स होने वाला है, उसने डिवोर्स के पेपर दिखाता है, कामनी शिवाले जो उसकी वाइफ है उसके साथ उसकी नहीं चल रही है, सिर्फ बिकॉज ऑफ किड्स वो उसके साथ रह रहा है मजबूरी में. अगर तुम मेरा साथ दोगी, सपोर्ट करोगी, तो मैं आगे हम दोनों के लिए प्लानिंग करूंगा शादी के लिए. उससे डिवोर्स का जो भी है प्रोसीजर वो ख़त्म करके. तो ठीक है मैम, उसने मेरा भरोसा जीता. उसमें वो स्मार्ट है, ऑब्वियसली एमपी है, उसको पता है लड़की को कैसे. अच्छा, ये आपकी दिल्ली में पहचान हुई या फिर आप किसी गारमेंट हब के सिलसिले में आप दुबई में मिले या जो भी हुआ? उसके पहले मैं आपको कुछ पूछूं.
जो मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ ये बातचीत एक वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है। आपको यह बात पूरी तरह से अवगत है कि यह बात आपकी रिकॉर्ड हो रही है? जी मैम, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको अपनी आवाज़ वैसे भी लोगों तक और ये रिकॉर्ड करते समय आपका चेहरा दिख रहा है और ये बाद में शायद किसी न्यूज़ चैनल पर भी दिखाया जा सकता है। क्या आपको कोई ऐतराज है? नहीं मैम, I'm okay with it. ओके, यू आर ओके Yes. विथ योर कंसेंट। यह वीडियो रिकॉर्ड हो रही है जी मैम। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है एनसीपी लीडर रूपाली ठोंबरे ने जब आपका ऑनलाइन एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे डिस्प्ले करने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने कहा कि ये एक तरह से गलत हो रहा है, जबकि शायद उन लोगों को यह पता नहीं था। इसलिए मैं यह बात फिर एक बार दोहरा दूं कि विद कंसेंट यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और उनको यह बता के उनके सामने यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। दिल्ली में और दुबई में जिनकी पहचान हुई, जो साउथ सेंट्रल मुंबई के मेंबर ऑफ पार्लमेंट म्हणजेच दक्षिण मध्य मुंबईचे खासदार राहुल शेवाळे यांच्याशी भेट झाली रिंकी बक्सलाची। त्यानंतर त्या भेटीचं रूपांतर काही दिवसांनी एकमेकांना ओळखणे, गप्पा टप्पा चर्चा, त्यांच्या पत्नीपासून ते खूप मेंटली डिस्टर्ब आहेत असं त्यांनी रिंकीला सांगितलं आणि त्यानंतर ते फिरायला कुठल्या तरी कौन से स्टेट में आपको वो घूमने ले गए? मैम घूमने बोल सकते हो, मुझे जहाँ जहाँ लेके जा रहा था, दिल्ली, मुंबई, जयपुर यानी राजस्थान। अच्छा, तो जयपुर आने के बाद जयपुर में आप तो घूमने आ गए होंगे। जयपुर में आप घूमने आए थे? नहीं मैम, मैं घूमने नहीं आई थी। ऑब्वियसली वो मुझे अपने साथ लेके आया था, ठीक है। बट हाँ, उसने मेरा उसका फिजिकल नहीं हुआ था कोई भी रिलेशनशिप, क्योंकि मेरा यही था कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो ठीक है, उसके बाद जो भी चीज़ें हम नेक्स्ट देखा जाएगा। यानी कि जयपुर में आने के बाद उसने फिजिकल रिलेशनशिप की डिमांड की आपसे? डिमांड भी किया एंड मैम उसने, बिकॉज ही इज अल्कोहलिक, वो बहुत ड्रिंक करता है, ठीक है, बहुत नशा करता है। तो नशा करने के बाद उसको होश नहीं रहता है कि मतलब वो, मतलब जो है वो पावर तो है उसके पास, हम सब जानते हैं, बट वो ओवर दिखाता है फिर। तो ठीक है, उसने फिर वहां पर मुझे प्रेशराइज करके और डरा के, थ्रेट करके, जो आज भी कर रहा है मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे भाइयों के ऊपर कंप्लेन। तो जयपुर में फर्स्ट टाइम आपके फिजिकल रिलेशनशिप उनके साथ एस्टैब्लिश हुई। क्या ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने प्रेशराइज किया, जोर ज़बरदस्ती की, या विद कंसेंट हुआ जो जयपुर में हुआ? मैम कंसेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। जब आप एक पावरफुल बंदा हो और आप एक लड़की, सॉरी, आई थिंक नेटवर्क की वजह से कुछ कम ज़्यादा हो रहा था। हम आपको पूछ रहे थे कि आप जयपुर तो घूमने के बहाने आए हुए थे, तो आगे क्या हुआ? मैम जयपुर घूमने के बहाने आए थे, बट उसने वहाँ पर आने के बाद जो भी मतलब अपना फिजिकल होने के लिए डिमांड रखी, जैसे मैं उसे हमेशा कहती थी कि अभी नहीं, शादी के बाद जो भी है, जिसके लिए वो तैयार नहीं था, तो उसने उस तरह मुझे फिर वहाँ पर भी प्रेशराइज किया, डराया, थ्रेट किया कि बस उसको एक ही चीज़ चाहिए थी, फिजिकल, सेक्सुअल, जिसकी वजह से वो मुझे बार बार थ्रेट भी करता था, डराता भी था, और अदर रीज़न से कि तेरी फैमिली के लिए ये कर दूंगा, या तेरे खिलाफ ये कर दूंगा, तेरा करियर ख़राब कर दूंगा। वो मुझे इसी तरह एक्सप्लॉइट करता रहा मैम बार बार। जिस जयपुर के ट्रिप के बारे में रिंकी बात कर रही है, हो सकता है कि जो भी सुनने वाले कुछ भक्तगण भी होते हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तैयार होते हैं, और कई बार भक्तगण जो होते हैं वो महिलाओं को अक्सर दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि सारी गलती तो उसकी ही थी, शायद ये झूठ भी बोल रही हो। तो भक्तगणों के लिए हम बता दें कि ये एयरपोर्ट की टिकटें हैं, जिस फ्लाइट से रिंकी बक्सला और राहुल शेवाले सफ़र कर रहे थे, उस फ्लाइट की टिकटें मेरे पास हैं, और ये बोर्ड की हुई टिकटें हैं। और इसके बाद ये लोग जिस होटल पर रुके थे उस होटल्स के भी बहुत सारे फुटेज इकट्ठे किए हुए हैं, जिसके आधार पर ये बात हो रही है। अच्छा, किस होटल में आप रुके हुए थे? मैम हम लोग, ये मुझे लेके गया था वहाँ ITC राजपुताना लग्जरी होटल है। ITC राजपुताना लग्जरियस होटल, 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल है, जयपुर में है? जयपुर में। मैं तो पहली बार आई थी जयपुर, मुझे नहीं पता था। अच्छा।
अच्छा, ये सारा होने के बावजूद यहाँ जब आप पर जोर ज़बरदस्ती हुई, सब कुछ हुआ, तो आप तुरंत पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई? मैम होता क्या है ना मैम, जब आप हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता एक एक वक्त पे, कभी कभी इंसान घबरा भी जाता है, हिम्मत नहीं कर पाता बोलने की, तो सामने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सिर्फ पार्लियामेंट की बात नहीं है, वो एक अग्रेसिव बंदा भी है जो कुछ भी कर सकता है अगर उसके ऊपर, अगर उसके बारे में, उसके खिलाफ कुछ भी बोला जाए तो, जो आज भी कर रहा है। मेरे ऊपर इतने एलिगेशन, FIR कर चुका है। अगर मैं उस वक्त कुछ भी आवाज उठाती तो मुझे पता है मेरी जान को भी खतरा। अगर आपको लड़ना नहीं है, अगर आपको अपने हक के लिए नहीं लड़ना था, या आप पर जो आप बीती हुई है उसके बारे में भी किसी को बताना नहीं था, तो आप उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं मैम, मैंने पीछा छुड़ाने की कोशिश की। ये कंटिन्यू मेरे साथ करता रहा, अपने प्रेशराइज करके दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में मुझे एक्सप्लॉइट करता रहा, फिजिकल, सेक्सुअल, दारू पी के, नशा करके। यही रीजन, दारू पीते हैं ये? बहुत ज्यादा नशा करता है मैम, उसको फिर होश नहीं रहता जब वो क्या कर रहा है, वो जानवर की तरह बिहेव करता है। आपने कुछ उनके कुछ फोटो और वीडियो दिखाए जिसमें वो कुछ पाइप से कुछ स्मोक कर रहे, क्या है वो? मैम वो ड्रिंक भी करता है और वो स्टफ भी पीता है, गांजा ड्रग्स करता है वो। ओके जी मैम। तो मैम फिर मैं यहाँ से दुबई चली गई किसी तरह, क्योंकि मैं दुबई में ही जॉब करती थी, मेरा काम था बिजनेस। अच्छा, तो आप दोबारा से एक नई जिंदगी शुरू करना तो मैं बस किसी तरह, मतलब ये था कि चलो अभी यहाँ से निकलो, क्योंकि इस इंसान को शादी करनी नहीं है। शादी के नाम पे पहले इसने मुझे यूज किया, मेंटली, फिजिकल, बार बार असॉल्ट कर रहा है। तो मैं जब दुबई गई हूँ तो मैं ये चाहती थी मैम कि किसी तो तरह, मतलब मैं अपनी बात, मेरे ऊपर जितना भी मानसिक और शारीरिक शोषण मेरा किया गया, वो मैं महाराष्ट्र की जनता या इसके घर वाले, इसकी फैमिली तक पहुंचाऊं, क्योंकि डायरेक्ट मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, ये मुझे बहुत थ्रेट करता था। तो मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया मैम, जिसमें मैंने इसकी अपनी कुछ डाइनिंग पिक्चर लगा दी दुबई से रहकर, और कुछ कार्यकर्ता शिवसेना के जो है उन लोगों ने देखना शुरू कर दिया, फॉलो मुझे करना शुरू कर दिया। और उसी दौरान इसकी बीवी को भी पता चल गया, जो भी, जो मैं चाहती थी कि अपनी बीवी को पता है कि इसने मेरे साथ क्या किया है, क्या नहीं किया। अच्छा, तो आपको लगा कि राहुल शिवाले की बीवी को अगर पता चला तो शायद आपको मदद भी मिलेगी, क्योंकि लेडी है, समझेगी कि मैं भी एक सिंगल लड़की हूँ, मेरी भी फैमिली है। अगर एक आदमी उसको धोखा दे रहा है, उसकी बच्चों को धोखा दे रहा है, तो वो मेरे साथ भी तो गलत कर रहा है। अगर मैं आवाज उठा रही हूँ, शायद वो मुझे सपोर्ट करे। एज अ वुमेन बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता कि दुनिया में लोगों की सोच क्या है मैम, मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद आगे किसी और लड़की की। अच्छा, वहाँ क्या हुआ फिर? बस मैम मैंने इंस्टाग्राम पे वो लगाई, इनकी बीवी को इसने कार्यकर्ताओं ने देख लिया, वहाँ से मुझे मैसेजेस आने लगे, थ्रेड के कॉल्स आने लगे कंटिन्यू, कि ये हटा, ये मतलब पब्लिक तक नहीं पहुँचना चाहिए, मेरे कार्यकर्ता देख रहे हैं, मेरे MLAs देख रहे हैं, मीडिया वाले तुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं ये करवा दूंगा। इसकी बीवी के भी मैसेजेस हैं, कामनी शिवाले के मेरे पास। इन्होंने हर तरीके से मुझे हैंडल करने के लिए, मतलब रोकने की कोशिश की। और उसके बाद मैम इन लोगों ने एक फॉल्स केस बनवाया 27 अक्टूबर 2021 को। और मैं मॉल में थी मेरी फ्रेंड के साथ, और पार्किंग में से मुझे CID ने अरेस्ट किया, हैंड क्राफ्ट करके, ब्लाइंड फोल्ड करके मुझे अरेस्ट किया। मैं उनसे पूछती रही कि सर मुझे बता दो आप कहाँ लेके जा रहे हो। नहीं, यू हैव अ केस इन शारजा, उन्होंने बोला। मैं जबकि दुबई की रेजिडेंस हूँ, सालों से दुबई में रह रही हूँ, शारजा में मेरा मैम कोई लेना देना नहीं, ना शारजा का वीज़ा ना कुछ। ये जरा हम दर्शकों को जरा विस्तार से बता दें कि क्या हुआ, कि यहाँ रिंकी बक्सला ने सोचा कि यहाँ अगर अपने में इतनी हिम्मत नहीं है और अगर राहुल शिवाले से बचना है तो कम से कम यहाँ कोई अपनी सुनता भी नहीं, अपनी फरियाद भी नहीं सुन रहा है, तो नए सिरे से ज़िंदगी बसर कर ले। इसलिए यह फिर दुबई चली गई। लेकिन दुबई जाने के बाद भी जब बार बार राहुल शिवाले के फ़ोन कॉल उसे आते रहे, और उससे बचने के लिए, अगर आप मुझे इतना हैरास कर रहे हो तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी, ऐसा कहकर रिंकी बक्सला ने एक ट्विटर अकाउंट खोल लिया, इंस्टाग्राम का अकाउंट खोल लिया, जिस इंस्टा के अकाउंट पर उसने उसकी और राहुल शिवाले की एक नॉर्मल पिक्चर लगा दी, जिस नॉर्मल पिक्चर को लेकर राहुल शिवाले ने उस पर एक फॉल्स केस बनवा दिया। यह बात बड़ी गौरतलब है, बड़ी दिलचस्प है कि राहुल शिवाले इंडिया से है, महाराष्ट्र से है, रिंकी बक्सला इंडिया से है, लेकिन टेम्पररी सिटीजनशिप दुबई से थी और दुबई में रह रही थी। अगर केस कोई बनना भी है तो आइदर इंडिया में बने या फिर दुबई में बने, लेकिन केस बना कहाँ, तो शारजा में बना। शारजा में केस बनाने के मकसद क्या हो सकते हैं? तो ये बड़ी साधारण सी बात है कि जो इंसान खुद को महाराष्ट्र में
या इंडिया में अपनी इमेज दूध की धुली रखना चाहता है, जो सबकी नज़रों में बहुत अच्छा बनना चाहता है, वह एक केस, एक लड़की का पूरा मामला दुबई शारजा में ही रफा दफा कर देना चाहता है और वहीं पर उस पर एक केस बना लेता है। और केस भी किस चीज़ की? तो आपने मेरी फ़ोटो का इस्तेमाल किया है, आपने वह फ़ोटो क्यों लगाई इंस्टा पर? अगर फ़ोटो की बात निकल रही है तो हम आपको ज़रा बता दें। वैसे मेरे पास काफ़ी फ़ोटोज़ है, वह कितनी दिखेगी मुझे पता नहीं, किंतु मैं ज़रा आपको बता दूं कि ये फ़ोटोज़ किस तरह की है और जो अलग अलग वक्त पर राहुल शेवाले ने यह फ़ोटो खिंचवाई है और कितनी ही बार। ये एक फ़ोटो नहीं, ये ऐसी कितनी ही फ़ोटोज़ है। अब ये सारी फ़ोटोज़ इसमें की अगर एक आध पिक्चर, इसमें वीडियोज़ भी बहुत सारे हैं, जिन वीडियो में वह क्या क्या हरकतें कर रहा है उसके साथ, या किस तरह से वह स्मोक कर रहा है, या अलग अलग चीज़ें बना रहा है, या और कुछ कर रहा है। कहीं कहीं पर इसने अपना मुंह ढका भी हुआ है और बहुत सारी। इसकी तो पूरी सीडी भी हमने अब हम और एक बार जारी करना चाहेंगे, लेकिन किंतु ज़रा ये दिखे, मीडिया को भी दिखे कि ये किस तरह के फ़ोटोज़ हैं और कितने फ़ोटोज़ हैं। अब इतने सारे फ़ोटोज़ के बावजूद अब अपनी पावर का इतना गलत इस्तेमाल करने वाले राहुल शेवाले, जिन्होंने शारजा में इनके खिलाफ एक केस बनवा लिया। केस बनवाने के लिए शारजा में उनके कई सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे। अच्छा, शारजा और दुबई में क्या राहुल शेवाले का कोई पहचान का है? मैम दुबई में है। अच्छा? दुबई में इसका काफी इन्वेस्टमेंट है। लाइक मैंने पहले भी एक दो जगह बोला। क्या कोई हवाला विवाला ऐसे कुछ नहीं या कुछ अलग है? मैम इसका रियल एस्टेट में बिजनेस है, जो इन्वेस्टमेंट है, नॉट बिजनेस। और होटल्स में भी है इसका इन्वेस्टमेंट। पर हवाले का अगर मैं आपको बोलूँ तो मैंने कई, मतलब जब आप किसी के साथ होते हो ना तो कुछ लोग कॉल्स पे भी बात करते हैं, फोन्स पे भी बात करते हैं। तो ऑब्वियसली अपने बिजनेस की बात मेरे सामने तो नहीं करता था, साइड में करता था, या कोई दोस्त आते थे तो दूसरे रूम में कहीं जाके करता था। शुरू में जब ये मुझे कन्विंस कर रहा था, एकदम मेरे साथ अच्छा बन रहा था, वो टाइम की बात कर रही हूँ मैं आपसे। तो हाँ, मैंने इसकी कई बार चीज़ें, इन लोगों की बातें सुनी है। इसके साथ जो लोग आते हैं, जैसे खालिद शेख करके इसका पार्टनर है, ठीक है, इसका दोस्त भी है, पार्टनर भी है। तो हाँ, कुछ हद तक अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो तो बहुत कुछ निकल सकता है। इसका है काफी बड़े लेवल पे। हवाला का भी। अच्छा, आप शारजा में जो आपको अरेस्ट करवाई, कितने दिन तक रही आप? मैम मैं शारजा में 78 डेज थी। बिकॉज वहाँ का प्रोसीजर ऐसा है कि वहाँ पर इन लोगों ने मुझे, बिकॉज सीआईडी जो था और वहाँ पर अंदर चीज़ें बहुत मैनेज की थी। तो ठीक है, मैं वहाँ से बरी होके आई। मतलब मुझे सिर्फ फाइन। वहाँ कुछ हुआ आपके साथ? मैम हाँ, मैं जब वहाँ पर गई थी तो मुझे जब अरेस्ट किया गया तो मुझे हैंडक्राफ्ट करके और ब्लाइंड फोल्ड करके मुझे, लाइक क्रिमिनल्स नहीं होते, टेररिस्ट टाइप, ऐसा बड़े क्रिमिनल्स की तरह मुझे लेके गए। बिकॉज वो सीआईडी और सब शिवाले ने मैनेज किया हुआ था मैम। फिर मुझे 1-1.5 घंटा डेजर्ट में सीआईडी ऑफिसर्स घुमाते रहे, बिकॉज ऑफ डराने के लिए, टॉर्चर कराने के लिए, कि इतनी सहम जाए कि आगे के लिए इसकी आवाज़ दबी रहे। जो प्लानिंग था उसका, शिवाले का। उसके बाद मैम इन लोगों ने मुझे मैम एक रूम में बंद कर दिया सीआईडी हेडक्वार्टर में। 5 घंटे के लिए इन्होंने मुझे वहाँ बंद रखा। मैं बोलती रही, मुझे मेरी माँ बाप को कॉल करने दो, मुझे बताने दो मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मेरे पे किसने केस किया है। इन्होंने मुझे शाम की 4 बजे से सुबह के 6 बजे तक मॉर्निंग नहीं बताया कि मेरे पास क्या कंप्लेन है क्या। दुबई से उठा के शारजा लेके गए, वहाँ पर फिर एयरपोर्ट पे लेके गए मुझे, पब्लिक के सामने मुझे घुमा रहे हैंडक्राफ्ट करके। सिर्फ मुझे ना मैम तोड़ना चाहते थे ये लोग, कि बहुत इज्जत वाली लड़की है ना, इसको मतलब मुझे मैं इज्जत पे मरती हूँ, कोई शक नहीं। पूरी जिंदगी 19 साल की उम्र से मैंने अपना करियर बनाया, मेरा दिल जानता है मैंने कैसे बनाया। ईजी नहीं होता लड़की के लिए वहाँ तक पहुँचना। इंडिया में लड़की के लिए बिजनेस करना आसान नहीं होता, तो दुबई में पहुँच के अपनी कंपनी स्टैब्लिश करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। पर मैंने वो किया। मैं कोई मिलीनियर फैमिली से नहीं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं। वहाँ जाके मैम इसने मुझे एयरपोर्ट पे, इन लोगों ने मुझे घुमाया, पब्लिकली टॉर्चर किया हैंडक्राफ्ट करके सीआईडी ऑफिसर ने। उसके बाद मैम मुझे वहाँ पर भी लेके गए, रूम में ले जाके 5 घंटे बंद कर दिया इन लोगों ने मुझे। मैम वहाँ पर मैं पानी मांगती रही कि इन लोगों से कि प्लीज़ मुझे पानी दे दो।
उन लोगों ने, ऑफिसर्स ने पानी नहीं दिए मुझे मैम। फिर मुझे सुबह के 4 बजे हेडक्वार्टर का जो ऑफिसर था उससे मिलवाया। एक रूम था, बहुत सारे CID ऑफिसर थे। मैं पूछती रही सर कि मेरे ऊपर केस क्या बना है, मुझे बता दो। कहते कि राहुल शिवाले को जानते हो? मैंने कहा हाँ जानती हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने कहा पर हाँ कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से मैं भाग के यहाँ पर आई हूँ। बोला कि उसने कंप्लेन की है इंडिया से अपने लॉयर के थ्रू आया, और ये उसकी पासपोर्ट कॉपी, ये कंप्लेन कॉपी। तो मैंने बोला कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं है सर, वो मुझे डरा रहा है, धमका रहा है। मुझे कितनी बार उसने फिजिकली असॉल्ट किया है, मेरी बिना कंसर्न मेरे को फिजिकली कितनी बार उसने वहाँ पर एक्सप्लॉइट किया है। तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने कंप्लेंट डाली है, अपने इंस्टाग्राम पे उनकी फ़ोटो लगाई है बिना उनके परमिशन की, उनकी बिकॉज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप उनको ब्लैकमेल कर रही हो फोटो लगा के। मैंने कहा आप मेरा फ़ोन देख लो, उसके रिसेंटली कितने धमकी के मैसेज है, कॉल्स है, इतने वीडियो। क्या वो फोन आपके पास अब भी है? नहीं मैम, ये प्री प्लानिंग शिवाले ने किया। जब ये चाहता था, जब मैं अरेस्ट हूँ ना, तो मेरा फोन वहां पर सीज करवा दिया CID को, ताकि जो रिसेंट चैट्स थी, इसकी हरकतें, जो भी चीजें थी, वो सब फोन में चला गया। आज जो मैं आप लोगों को वीडियो सब दिखाती हूँ, बैकअप था पुराना, वो था मैम। तो मैम इसने सिर्फ तो 78 डेज कुछ और ज्यादतियां हुई आपके साथ? मैम जाती बोले तो मैम मतलब इसने इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं दिखाई, वहां तक ठीक था। फिर मुझे उठा के इन लोगों ने जेल में डाल दिया, ये बोल के कि ऐसा ऐसा। मुझे बोला एक कॉल कर लो, जिसको भी करना है, CID ऑफिसर ने घर पे बताना है। मैंने बताया शारजा मेरे लिए नया शहर, ना मैं वहाँ किसी को जानती, दुबई की रहने वाली हूँ, ना कभी नहीं गई, ना कोई कांटेक्ट, ना कुछ मैम। फिर मैम जेल के अंदर भी मुझे 12 दिन तक वो डिटेन रूम में रखा गया मैम, जहाँ पर बड़े कैदियों को रखते हैं ना, धूप तक नहीं आती, जानवरों की तरह वहाँ खाना फेंका जाता है, टॉयलेट में वहीं ब्रश करो, वहीं का पानी पियो, उस रूम में रखा गया। तो इसलिए क्योंकि कहा गया था मुझे वहाँ रखने के लिए। जबकि जब मैं बाहर आई तो जो लड़कियां थी वहाँ कैदियां, उन्होंने मुझे बोला कि तुझे यहाँ क्यों रखा, तेरा तो केस भी नहीं है ऐसा। पर मैम मेरे को इतना वहाँ पर टॉर्चर किया गया कि मैं जब कभी बाहर निकल भी जाऊँ ना, तो मेरी हिम्मत ना हो कभी भी, मैम आपको पता है, इसके खिलाफ कुछ भी बोलने की। और मेरे खिलाफ इतना बड़ा लॉयर किया शारजा का कि पूरी इसने कोशिश करी कि मेरे को कम से कम वहाँ बड़ी सज़ा मिल जाए। पर ठीक है, ऊपर वाला है ना, वो हक पे रहता है, उसे पता है कि कौन सही है कौन गलत है। मैं बाहर आ गई मैम, बस उतना ही है। यहाँ सारे महाराष्ट्र के और बाहर से सुनने वाले दर्शकों को भी हम बता दें कि NCP लीडर रूपाली ठोंबरे ने जब रिंकी बक्सला का विथ मास्क एक इंटरव्यू कराया था, उस इंटरव्यू के बाद राहुल शिवाले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि यह लड़की ब्लैकमेलर है और यह लड़की जो है ये दाऊद से जुड़ी हुई है और इसकी दाऊद इब्राहिम के साथ के कुछ रिलेशन है, कनेक्शन है, और ये लड़की ठीक चरित्र की नहीं है। हम फिर एक बार याद दिला दे कि दाऊद का कनेक्शन जोड़कर जो रेफरेंस राहुल शिवाले शारजाह में बनी केस का दे रहे थे, वह केस मात्र इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर लगाने का केस है, ना कि कोई क्रिमिनल केस है। यह बात जरा समझनी जरूरी है। दूसरी चीज ये कि अगर यह लड़की दाऊद से संबंधित थी या है, तो पिछले 1.5 साल से राहुल शिवाले इस लड़के के साथ इतनी बार मिले हैं कि कम से कम 2.5 GB का मेमोरी डाटा भी कम हो जाए। इतनी बार, इतनी जगह पर इसके साथ फिजिकली असॉल्ट किया, एक्सप्लॉइट किया, इसे अलग अलग जगहों पर घुमाया। तो दाऊद से कनेक्टेड लड़की के साथ राहुल शिवाले किस चीज़ के लिए अपना बर्थडे मना रहे थे, किस चीज़ के लिए उसे जयपुर घुमा रहे थे, किस चीज़ के लिए उसके पीछे पागलों की तरह दुबई में जा रहे थे। तो क्या राहुल शिवाले को किसी तरह से भी, क्या राहुल शिवाले को कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी थी उससे? अगर निकाली है तो क्या इन्फॉर्मेशन है, और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं निकालनी थी तो क्या यहाँ की हमारे देश की कोई इन्फॉर्मेशन इस लड़के के जरिए दाऊद और हमारे दुश्मन मुल्क तक पहुंचानी थी? सोचने वाली बात है कि राहुल शिवाले ने कितनी शातिरता से अपने बचाव के लिए एक लड़की को किस तरह से
बिल्कुल क्या कहेंगे कि उसकी पूरी जिंदगी जो है वो पूरी बिखर के रख दी कि 78 डेज तक जब कोई लड़की एक जेल में सिर्फ मात्र इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर लगाने के लिए रह जाती है और उस पर कितनी ही बार जातिया जेल में हो जाती है। शारजा की जेल में उसे चेकिंग के नाम पर कितनी ही बार न्यूडिटी का सामना करना पड़ता है और कितनी ही बार उसके कपड़े उतारने के लिए कहे गए। क्या आप सोच सकते हैं इसके बारे में? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी की भी बहू बेटी बहन के साथ इतनी क्रूरता के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद जब इस लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे आपके साथ किसी भी तरह के कोई संबंध नहीं रखने हैं, तब कभी इसके माँ पर केस बनाया गया, कभी इसके पिता पर केस बनाया गया, कभी इसके भाई पर केस बनाया गया, कभी इस पर केस बनाए गए। और कितनी अचरज की बात है कि पूरे भारत भर में एक लड़की के पूरे परिवार के ऊपर हर तरह के केस बनाए जाते हैं, किंतु एक लड़की बार बार रोती, चीखती, चिल्लाती और सबको बताते जाती है कि भैया मेरी एटलीस्ट एक एफआईआर तो करा लीजिए, एक एफआईआर करा लीजिए, भले ही आप बाद में आपका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आर यू रेडी फॉर नार्को टेस्ट? यस मैम। आप नार्को टेस्ट के लिए रेडी है? मैम। अच्छा, ये सोचने वाली बात है कि वो बार बार कहती है कि आप एफआईआर में जो चाहे वो इंक्वायरी कीजिए। अगर इंक्वायरी में अगर कुछ भी गलत नजर आता है या मैं खुद भी दोषी नजर आती हूं तो मैं हर किसी भी पनिशमेंट को फेस करने के लिए आई एम रेडी फॉर इट, आई एम रेडी टू पे फॉर इट। मैं वो सारी चीजें सहने के लिए तैयार हूं, किंतु उसे झूठा साबित करने के लिए ही सही, पर एक बार भी मुकदमा नहीं चलता। हम कौन से देश में रहते हैं, कौन से मुल्क में हम रहते हैं, जहां एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, बेटी बचाइए, बेटी को बढ़ाइए, बेटी को पढ़ाइए, बेटी हर हाल में सुरक्षित रहनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय से तो बिल्कुल महिलाओं के सम्मान में महिलाओं के हाथों से ध्वज फहराया जाता है। हर तरह से अगर महिलाओं का सम्मान करने की बात हो रही है तो एक बेटी मदद की गुहार कर रही है, एक बेटी बार बार सबसे मदद मांग रही है और उसकी बस एक एफआईआर होनी। हम याद दिला दे यह वीडियो देखने वाले हर किसी को कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में महाराष्ट्र वीमेन कमीशन ने बार बार नोटिस भेजे, बार बार नोटिस भेजकर कहा कि एक बार तो इसकी बात सुनकर कोई एफआईआर करे, लेकिन महाराष्ट्र में एक भी एफआईआर नहीं हुई। यहां तक कि राजस्थान जयपुर में जहां पहली बार इसे सेक्सुअली हैरेस किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया, असॉल्ट किया गया, इस पर प्रेशराइज करके कई तरह के अत्याचार बलात्कार किए गए, उस जयपुर में भी अगर इस बेटी की एक एफआईआर नहीं बनती है, हम आप सबके सामने बड़ी विनम्रता से ये बात रखना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को ऐसे लगता है कि रिंकी बक्सला छोटी है, रिंकी बक्सला फ्रॉड है, रिंकी बक्सला किसी तरह से राहुल शिवाले को फंसाने की कोशिश करती है, तो चलिए 1 मिनट के लिए यही सही, कम से कम क्या सच है क्या झूठ है, इस बात की तफ्तीश करने के लिए ही सही, इस बात के तह तक जाने के लिए ही सही। किंतु क्या रिंकी बक्सला के बाद कोई भी नहीं सुनेगा? एक बच्ची और उसके दाऊद के साथ कनेक्शन क्यों जोड़े जाते हैं, किस चीज के लिए जोड़े जाते हैं? तो उसकी माता जी जो है वह क्रिश्चियनिटी से है जी, क्रिश्चियन माता जी, मम्मी मुस्लिम है, मम्मा उनकी जो माता जी है वो मुस्लिम है, उनके पिताजी जो है वो क्रिश्चियन है। तो अगर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो हम कोई भी केस बना सकते हैं क्या?
क्या हम किसी भी तरह से उसको एक एक क्या कहेंगे, उसे एक डिफ़ॉल्टर लिस्ट में एक ब्लैक लिस्टेड कर सकते हैं? क्या उसे यहाँ पर ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं है? पिछले 2 सालों से जो लड़की भटक रही है, पिछले 2 सालों से जिस लड़की पर ना कि सिर्फ जयपुर में मैं बड़ी गंभीरता से, बड़ी विनम्रता से और अपना विवेक बहुत जागृत रख के यह बताऊं कि एमपी सदन जो होते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के लिए दिल्ली में आवास होते हैं, इस आवास योजना में जो सदन है, उन सदन में भी, एमपी हाउस में भी आप जरा बताएंगी? जी मैम, एमपी हाउस में जब भी इसके सेशन होते थे, बजट और सेशन, विंटर सेशन, जो सेशन 4 सेशन होते हैं, उन सेशनों के दौरान ये वहीं पे बुलाया करता था, मुझे एमपी हाउस में लेके जाता था। राहुल शिवाले के एमपी हाउस में? जी, साउथ एवेन्यू में उसका एमपी हाउस जो है 167 उसका बंगलो नाम। क्या प्रमाण है कि आप आप वहीं पर गई थी? आप झूठ भी तो बोल सकती हैं। मेरे पास बहुत सारी वीडियो है वहाँ की, उसके एमपी हाउस की। अच्छा, मुझे पता है उसका एमपी हाउस में। और मैम देखो, ऐसे तो हर चीज झूठे करने के लिए तैयार है, पर मैं बस, मेरे पास जो चीज है मैं वो चीज लेके लड़ रही हूँ। और मैंने, जैसे आपने बोला कि मैं एमपी हाउस, वो मुझे लेके गया है, तो रिकॉर्ड में सिर्फ वीडियो मेरे पास है, और तो मैं बाकी सारी चीजें क्या बताऊँ आपको, वॉइस नोट है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जी, क्या आप इस बात को गंभीरता से नहीं लेंगे कि पार्लियामेंट का एक सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य, पार्लियामेंट के सदस्यों को जो आवास दिए जाते हैं, उस एमपी सदन में वह एक लड़की को लेकर जाता है, उसे प्रेशराइज करता है, सेक्सुअली हरास और असॉल्ट करता रहता है, बार बार करता रहता है। एमपी सदन की और पार्लियामेंट की गरिमा को भी वो धक्का लगाता है, और फिर भी उसकी बात कोई सुनता नहीं है। मोदी जी, मान लीजिए सारे लोग कि ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मान लीजिए कि ये लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन सच क्या है और झूठ क्या है ये ढूंढने के लिए ही सही, इसका पता लगाने के लिए ही सही, कभी तो इसकी बात सुनिए, कोई तो पुलिस स्टेशन सामने आए। पिछले कितने ही दिनों से हम ये कोशिश किए जा रहे हैं कि इसकी एकाध तो एफआईआर हो। इसके लिए विमेन कमीशन ने कितनी बार लिखा, पर एफआईआर नहीं होती है। ना दिल्ली में एफआईआर होती है, ना राजस्थान में एफआईआर होती है, ना महाराष्ट्र में एफआईआर होती है। जाएगी तो कहाँ जाएगी? पिछले कितने दिनों से आप आपकी मम्मी से नहीं मिले हो? मैम, मैं 10 महीने, जब से 28 अप्रैल से मैं अपने घर पे नहीं जा पा रही। मम्मी की याद नहीं आ रही है? सब आ रही है मैम। भाई की याद नहीं आ रही है? पूरी फैमिली की मैम। जब मैं जेल से निकल के आई थी ना मैम, तो एक इंसान टूट जाता है। बहुत डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए, तो आई वॉज डिसाइडेड कि मैं सुसाइड कर लूँ, कमिटेड सुसाइड। मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, अदर मैं फाइट करूँ जो मेरे साथ गलत हुआ, या मैं सुसाइड कर लूँ। पर ठीक है, मैंने सुसाइड वाला रास्ता नहीं चुना, मैंने फाइट वाला चुना। मैं आज अपने घर पे नहीं रुक पा रही हूँ। मेरे घर पे लोग भिजवाता है, पुलिस भिजवाता है, ठीक है, और फ़ोन करवाता है मैम। मेरा एक इंसान को फैमिली की ज़रूरत होती है जब कोई इतने बड़े डरमा से निकल के आएगा, और जेल से सब। उसके बाद भी मैं अकेले भटक रही हूँ हर शहर, कभी आंटी के घर पे, कभी रिलेटिव्स के घर पे, कभी यहाँ कभी वहाँ। वो अपनी ज़िंदगी वैसे ही जी रहा है सब कुछ करके मैम। यहाँ मेरी एक एफआईआर भी नहीं हुई, मेरे ऊपर 2 एफआईआर करवा दी मैम। पिछले कितने ही दिनों से जिस लड़की का पूरा करियर बर्बाद हो गया, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हर तरह से, हर सिरे से, जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और जो लड़ने के लिए तैयार है, जो लड़ रही है, हर बार अपना पॉलिटिकल सिलेक्टिवनेस दिखाते हुए, पॉलिटिकल सिलेक्टिवनेस के साथ किसके लिए लड़े, किसका इशू बनाए, यह सारा सोचकर जो बीजेपी की महिलागण जो आगे आती है और बड़ी तरफदारी से बात करती है, क्या उनके दिल में ज़रा भी इस लड़की के लिए ज़रा सी भी हमदर्दी नहीं होगी कि अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने घर के किसी सदस्य के साथ इतनी बड़ी चीज़ हो सकती है कि जो क्राइम पेट्रोल
का धारावाहिक भी जिसके आगे फीका पड़ जाए कि एक लड़की को इस तरह से पहले अपने प्यार में पूरी तरह से फांस लेना, फिर उसे घुमाने के बहाने जयपुर राजस्थान में ले जाना, वहाँ पर उससे ज़ोर ज़बरदस्ती बलात्कार करना, उससे वह जब बचने की कोशिश करे तो उसकी आवाज़ पूरी तरह से बंद कर देना। कोविड के काल में वो अपने को बचाने की कोशिश करे जा रही है, फिर वह यहाँ से पीछा छुड़ाने के लिए दुबई जा रही है तो दुबई जाकर भी फिर उसकी ज़िंदगी पूरी उथल पुथल कर देना, और वहाँ से भी अगर वह हार नहीं मान रही है तो उसकी पूरी फैमिली को भी बर्बाद कर देना। यह कहाँ की मानवता है? सवाल हम आपसे पूछेंगे, सवाल हम इस गवर्नमेंट से भी पूछेंगे। गवर्नमेंट से हमारी कोई दुश्मनी होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन हाँ, जब बार बार ये गुहार हम लगा रहे हैं तो हमें से लगता ज़रूर है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो मानवीयता, एक संवेदना, एक अपनापन कुछ तो होगा जो इस लड़की के लिए कुछ उमड़ पड़े। आपकी सियासती बातें छोड़कर शायद ऐसे भी हो सकता है कि इस वीडियो को अनदेखा किया जाएगा। शायद राहुल शिवाले को आप फिर किसी मिनिस्ट्री एक्सपेंशन में फिर एक आध मिनिस्ट्री का ओहदा भी दोगे, जैसे आज तक वो अपनी सियासती चीज़ें करते आ रहा है, इसकी बात भी बरकरार रहेगी। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान यह होगा कि कोई भी नेता अपनी पावर की बदौलत, अपने पावर के बलबूते पर ऐसे ही फिर बहू बेटियों को लूटते रहेगा और हम तमाशबिन बनकर देखते रहेंगे। और बतौर वह मर्द है तो उसका तो कुछ गलती उसकी हो ही नहीं सकती, सारी गलती तो औरत की है, और उसी को बदनाम करते हुए, उसी के नाम पर कीचड़ उछालते हुए हम बच जाएंगे। महाराष्ट्र के लोगों से और एक बात हम ज़रा याद दिला दें। भीड़ में एक मिनिस्टर ने एक महिला को, बहन जी ज़रा हटिए तो सही, मुझे जाना है, इतना कहने पर उस मिनिस्टर के खिलाफ 354 का केस दायर होता है। वहीं पर एक लड़की रो रो कर अपना हाल बयां कर रही है, सारे के सारे एविडेंस दिखा रही है, विथ फोटो, विथ टिकट्स, विथ होटल डिटेल्स, विथ सीसीटीवी प्रूफ, एवरीथिंग शी हैज, एवरीथिंग। देन ऑल्सो एक भी पुलिस कमिश्नर, एक भी एसपी, एक भी बंदा ऐसा नहीं आ रहा है सामने कि जो कह सके कि हाँ हम आपकी एफआईआर दर्ज करेंगे। जो है वो आपके सामने है। आप सोचिए इसके बारे में क्या करना। आपको कुछ कहना है महाराष्ट्र के लोगों से? आप अपने दिल की बात 2 मिनट के लिए ज़रूर कह सकती हैं। मैं तो बस जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, मैम को सुन रहे हैं, जो सपोर्ट करते हैं, यही बोलूँगी, ऐसे घटिया लोगों को दोबारा कभी ना उतारे पॉलिटिक्स में। ये लोग डिजर्व नहीं करते। रही मेरी लाइफ, मैं लड़ रही इसलिए भी हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है, और दूसरा ये भी है कि गलत से ज़्यादा भी कुछ ऊपर होता है ना, मेरे साथ वो हुआ है। और मैं नहीं चाहती कभी किसी, मेरे से पहले भी 2 लड़कियों की लाइफ ख़राब हुई है, मुझे अब पता चला मीडिया के थ्रू। उनको भी डरा धमका के दबा दिया गया, उनका केस भी। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद किसी और लड़की की लाइफ भी ख़राब हो, और मेरे साथ जो हुआ है वो मैं नहीं चाहती, भगवान ना करे कि कभी किसी लड़की के साथ हो। तो ऐसे घटिया लोगों को डिज़र्व नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं डिज़र्व करती। मुझे नहीं लगता इन लोगों को रहना चाहिए यहाँ पर, बस उतना ही। और मेरे एफआईआर हो जाए, यही मैं चाहती हूँ, और उससे ज़्यादा तो मैं जस्टिस चाहती हूँ। जस्टिस तो बाद में मिलेगा ना, जब एफआईआर होगी। यहाँ तो एफआईआर ही नहीं हो रही, जस्टिस कैसे मिलेगा मुझे? बस मैम, थैंक यू सो मच।